इतना ज्यादा तनाव लिए हम लोग उसमें आगे बढ़ सकें, इस सब के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज दो तीन लोगों का मुझे फोन आया, और चूंकि राजस्थान का एग्जाम है तो कुछ लोग बहुत तनाव में हैं। शायद वो लोग बिल्कुल भी उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पा रहे जो उन्होंने बना लिया। तो फिर मैंने उन्हें भी बात की, उनको भी ये चीजें मैंने समझाई, और अब मैं फिर से वही कोशिश करूंगा कि आप लोगों पर भी इससे चर्चा हो जाए, आप लोगों से भी इस विषय में चर्चा हो जाए। देखो, सबसे पहले आप कोई भी गोल लाइफ में डिसाइड करिए। उस गोल को अचीव करने के लिए एक ही चीज की जरूरत होती है, जो है आपकी विल पावर। अगर आप में विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप उस गोल को अचीव कर नहीं पाएंगे। अब विल पावर का मतलब भी यहां से ये है कि ये नहीं कि मेरा आज मन किया, मैंने किसी को देखा और कोई बहुत बढ़िया आ, आ, उसकी किसी की पावर देख ली, मैंने किसी जज की पावर देख ली, मैंने किसी आईएएस ऑफिसर की पावर देख लिया, मैंने कुछ और देखा, मैं उसकी वजह से प्रेरित हो गया और फिर मैंने निर्णय कर लिया तुरंत फौरी तौर पर कि अब मुझे तो ये करना ही है। सही मायने में तो ये विल पावर नहीं होती है। अगर आप किसी को देखकर और किसी को फौरी तौर पर देखकर अगर इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि नहीं मुझे तो ये करना है, क्योंकि ये इसके पास ये पावर मिलेगी, इससे ये पैसा मिलेगा, इससे ये सब मिलेगा, ये विल पावर नहीं है, बल्कि ये कमजोरी है। और ये होगा क्या, आगे अगर आप इस चीज से प्रेरित होकर आगे चलते हो तो फिर ये आपको बहुत आगे तक लेके नहीं जाएगा। जैसे ही बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्योंकि गोल्स में आते ही हैं, जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो तब ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही। और जैसे ही वो ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो चीजें दिमाग से तुरंत निकलने लगती हैं कि अरे बिल्कुल नहीं चाहिए, इतनी मुश्किल से तो बिल्कुल कोई चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे ये सब लेके। तो सबसे पहले तो एक बात ये है कि आपकी जो विल पावर होनी चाहिए, और वो जो विल पावर है वो बहुत पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करिए, कोई भी, कि वाई यू want to be a judge, or why you want to be a particular executive officer, या why you want to achieve that particular goal। ये why का उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए खुद से। जिस दिन आपको why का उत्तर पता चल जाएगा कि क्यों करना है, आप यकीन मानना, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मोटिवेशन कम विद इन योर सेल्फ इफ यू गेट द आंसर ऑफ why। तो सबसे पहला तो मैं सबसे यही कहूंगा कि हमेशा किसी गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और वो सेल्फ मोटिवेशन आता है वाई ढूंढने से। और इस अपने वाई, जब आपको ये मिल जाए ना अपना वाई, तो इसे आप लिख के रखना मोटे मोटे अक्षरों में। और जहां आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, वहां पर आप इसको जरूर भाई को लिखना कि मुझे ये अचीव करना है। और क्यों? क्योंकि इसलिए अचीव करना है। वो कुछ भी हो सकता है किसी का। इसी को हम लोग कहते हैं पायस एनर्जी। ये जो वाई है ना, वो आपको बहुत पवित्र ऊर्जा देता रहेगा हमेशा, एक पायस एनर्जी देता रहेगा, आप कभी डिमोटिवेट नहीं। फैक्ट है ये। तो सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज आप इसमें, दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा। देखो, हम लोगों ने एक गोल सेट कर लिया, और हम लोगों को ये भी पता चल गया कि हमें वो क्यों अचीव करना है। अब आप दो काम आप सबसे पहले करिए। एक तो उस गोल को थ्रूली रिव्यू कर लीजिए। इसको हम लोग हिंदी में सिंहावलोकन कहते हैं। सिंहावलोकन का मतलब ये है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, इस सब के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए उस गोल से संबंधित। जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जज बनना है। तीन स्टेजेस हैं एग्जाम की। सिलेबस ये है, स्टेज ये है, इस तरीके का एग्जाम आता है, इतनी सीटें आती हैं, इतने लोग फॉर्म भरते हैं। एक मोटा मोटी जानकारी उसके बारे में आप पूरी ले लीजिए। ये बहुत जरूरी है। ये आपको क्या करेगा कि उस गोल को लेकर एक क्लैरिटी देगा दिमाग में।
और ये भी आपको बताएगा कि आपको कहां तक जाना है। इट विल ऑल्सो डिसाइड योर थ्रू जर्नी। तो सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि वो गोल है क्या, वो कैसे अचीव किया जा सकता है। तो एक सिंहावलोकन बड़ा जरूरी है। और दूसरा, उस सिंहावलोकन करके उसका एक थ्रोली स्टडी करके सारे एस्पेक्ट के ऊपर, कौन कौन से एस्पेक्ट, एक एक एस्पेक्ट स्टडी करना है उस गोल का। जैसे एग्जाम्स के सारे फेजेस, कंपटीशन का लेवल, पिछले दिनों किस तरीके से रहा है कंपटीशन, कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो उस कंपटीशन को के अंतर्गत, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो जिस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हो, आप उनको सबको जरूर लिख लेंगे। सबको लिख लेना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा, अगर मैं आपको एक और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, प्रॉब्लम जो कि सबसे आसानी से हैंडल हो सकती है अपने गोल को अचीव करने में, दैट वुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एनीवन कैन हैंडल इट इजीली। अगर किसी के पास पैसे नहीं है लेकिन उसको पढ़ना है, उसको अपना गोल अचीव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, दैट इज द वे, हो जाएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम सबसे मुश्किल आएगी? फिजिकल अगर प्रॉब्लम किसी को है, या एक पर्टिकुलर प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लेकर अगर किसी के पास प्रॉब्लम है, तो ये दो प्रॉब्लम मुश्किल से हैंडल हो पाती हैं। आपको इनको बिल्कुल फर्मली तैयार करना है। जैसे मैं उसका एक एग्जांपल आपको दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक स्टूडेंट थी, अभी उनका सिलेक्शन हुआ, वो मैरिड थी, और जब वो आई पढ़ने के लिए, उनकी शादी हो गई, तो शायद बेटा भी था। घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, किसी चीज की कमी नहीं थी। और लेकिन क्या था कि जो ससुराल वाले लोग हैं, वो लोग शायद उनको बहुत कोऑपरेटिव नहीं थे। यहाँ तक होता था कि जब पता चल जाता था ना उन्हें कि क्लास शुरू होने वाली है, तो उनकी जो मदर इन लॉ थी, वो कोई काम बता देती थी कि ये काम कर लो। मतलब बहुत खराब, उनके हस्बैंड भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इससे वो बहुत परेशान थी। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उन्होंने इसको भी हैंडल करना सीखा। मेरी बात होती थी, तो बाद में उन्होंने इसको हैंडल किया। लेकिन ये सबसे मुश्किल होता है हैंडल करना। जिसने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, अब यहाँ विल पावर की जरूरत पड़ती है। तो मैं उनसे यही कहता था, माने का आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए कि आपको ये करना ही है। और क्यों करना है? तो वो मुझसे यही कहते थे कि मुझे ये अपने लिए करना है, फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ मी, मुझे ये इसलिए करना है, मुझे किसी और के लिए नहीं करना, मुझे ये अपने लिए करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि मैं यहाँ आई हूँ, मैंने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, और मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी का मुझे बिल्कुल सही सदुपयोग करना है। दैट वाज हर आंसर। और अब वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट एनवायरमेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम रियल अ प्रॉब्लम इज। तो एक आप ये करिए। अब देखो, कोई भी एग्जाम, मान लो कोई भी गोल है आपका, आपने उसे सेट किया। अब सेट करने के बाद प्रॉपरली आपने उसके आगे आप बढ़ना शुरू हुए। जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा एग्जीक्यूटिव्स का या जुडिशरी का, जिसमें 3 स्टेजेस हैं एग्जाम की। आपको 3 लेवल पर, अलग अलग लेवल पर आपको चेक करते हैं वो लोग। सबसे पहला इसमें है प्रिलिमिनरी, जहां पर एक स्क्रीनिंग प्रकार का एग्जाम होता है। इसमें बहुत ज्यादा थ्रूली नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपसे जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं या नहीं। इसलिए इसमें आपको बहुत डीप स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करिएगा, केवल कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर लॉ की बात करें तो बेयर एक्ट मोर देन सफिशिएंट, केवल बेयर एक्ट को आप पढ़ लीजिए, बेयर एक्ट को अच्छे से समझ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी और उससे थोड़े से ऊपर का अगर लेवल अगर आप ठीक ठाक तरीके से समझ लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं,
तो प्रिलिमिनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रिलिमिनरी इसी तरीके का एक स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट है, इसीलिए उसे डिजाइन भी इसी तरीके से किया गया है। जैसे प्रिलिमिनरी टाइप के एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सही होता है। अब उसमें ऑप्शन दे रहा है, उन ऑप्शन में सही भी आपके सामने है, बस आपको गलत कोई तो बाहर करना है। हम लोगों की साइकोलॉजी भी ये होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग कमियां ढूंढते हैं। गलत को आसानी से ढूंढ सकते हैं, सही को आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता है। ये हमारी आदत भी है। अब बड़ा सीधा सा हो गया तरीका, 4 ऑप्शन है, 3 गलत हैं, तो 3 गलत को बाहर करने में क्या दिक्कत? अगर आपने सिलेबस को ठीक तरीके से एक बार कवर कर लिया है, 1-2 बार, और 1-2 बार उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया है, तो यकीन मानना सवाल गलत नहीं होगा। एग्जाम में आपके पास जैसा आ जाए, जितना मुश्किल सवाल आ जाए, लेकिन अगर आपने अपनी थ्रूली जर्नी में तैयारी की, अगर उसको कहीं पढ़ लिया है सवाल को, या उससे जुड़ी हुई कोई बात कहीं पढ़ी है, तो एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत याद आ जाएगी। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अमूमन आज जैसे कॉल आ रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि सर कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ याद ही नहीं हो रहा, कुछ याद ही नहीं है। पहले, अब 4-5 दिन पहले तो सब अच्छा था, लेकिन अब सब गड़बड़ हो रहा है। ये प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपने परीक्षा के नजदीक आते हैं, तो एक तरीके का दबाव बनना शुरू हो जाता है। उसे भी बताऊंगा मैं क्या दबाव होता है और उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वो दबाव क्या करता है, आपको वाइप आउट करने लगता है आपकी एनर्जी को, और वो आपके इंटेलेक्ट के ऊपर एक तरीके का बोझ बना देता है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो चीजों में, और फिर ऐसा लगता है आपको कुछ आता नहीं। लेकिन यकीन मानना, जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे और एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, अपने आप आपके सेंसेस इतना मजबूती से काम करना शुरू हो जाते हैं कि वो सब जो आपने पढ़ा है और कभी एक बार भी पढ़ा है, वो तुरंत आपको याद आ जाएगा। इसलिए कभी मत घबराना कि ये मुझे हो नहीं रहा है, ये नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। बिल्कुल कभी घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में सब याद आएगा, और उसी प्रॉपर वे में याद आएगा। एक चीज, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तो फर्स्ट स्टेज तो आपकी स्क्रीनिंग हुई, आपको प्रॉपरली हैंडल करना है। इसमें क्या करना होता, अच्छा, दूसरे में मेंस एग्जामिनेशन। देखो, जैसा इसके नाम से ही है मेंस एग्जामिनेशन, यही मुख्य परीक्षा भी है। आपको इसमें अपने आप को रिटन फॉर्म में एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट फॉर्म में। वहां आपकी राइटिंग स्किल या लेखन शक्ति जो है, वो आपका प्रतिनिधित्व करती है एग्जामिनर के सामने। आपकी लेखन शक्ति को समझ के वो आपको इवेल्युएट करता है। इसलिए की है एग्जामिनेशन की, मेंस एग्जामिनेशन की, राइटिंग स्किल, नॉलेज नहीं, राइटिंग स्किल। नॉलेज सेकेंडरी है। सेकेंडरी नॉलेज इसलिए है कि मान लो अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आपको उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो वो बेकार है, मेंस एग्जामिनेशन में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास राइटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी है और आपके पास कम नॉलेज है, तो आप उस कम नॉलेज से ही इतने अच्छे से उसे एक्सप्रेस कर चुके होंगे एग्जामिनर के सामने कि वो आपको ठीक ठाक नंबर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेंस एग्जामिनेशन में जिनको ठीक ठाक नंबर मिलते हैं, उनका 100% हो जाता है। इसलिए मेंस एग्जामिनेशन का आपको सबसे पहली चीज राइटिंग स्किल। एक दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अभी सबसे लास्ट में प्रीलिम्स के ऊपर आऊंगा, और कुछ बातें हैं प्रीलिम्स को लेकर, उस पर थोड़ी गहरी चर्चा करनी है। मेंस के ऊपर भी करेंगे फिर कभी गहरी चर्चा, लेकिन अभी थ्रूली ऐसे ही कर लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को चेक करो किसी भी एग्जाम को, तो आपको हर सब्जेक्ट में से 20-25 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में, मतलब 20-25 टाइप, 20-25 क्वेश्चन नहीं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 20 to 25। जैसे मैं आपको यूपीएससी का एक एग्जांपल दूं, यूपीएससी में हर सब्जेक्ट में लगभग 15 से 20 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जैसे 4 पेपर हुए, 70 से 80 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टाइप माने यहां से थीम है, 70 से 80 थीम के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा।
कुछ भी नहीं आएगा। जस्ट आपको क्या करना है, थीम पकड़नी है और उस थीम का एक मॉडल आंसर चुन लेना है। दैट्स इट, हो गया मेंस एग्जामिनेशन। जुडिशरी वालों के लिए मैं क्या कहूंगा, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है जुडिशरी के एग्जाम के बारे में, लेकिन मेरा जो ये फॉर्मूला है थीम वाला, ये जुडिशरी में भी काम करेगा। अगर आप जुडिशरी के पेपर को प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस करिए तो आपको 15-20 टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। उसी में से कुछ मोड़ तोड़ के वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिनका आंसर एक ही टाइप का होता है। आप बस उस थीम को पकड़िए, उस टाइप के क्वेश्चंस को पकड़िए और उसके लिए मॉडल आंसर्स आप बना लीजिए, है ना। ये मेंस एग्जामिनेशन का है। ठीक है, अब मैं फिर से वापस आऊंगा, लेकिन पूरा कर दूं इसको यहाँ पे। तीसरा जो है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में देखो, नॉलेज आपकी चेक हो गई है। इंटरव्यू में कभी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कोई आपसे सवाल नहीं पूछता है। वो जनरली आपसे सवाल पूछता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो ये देखने के लिए, आप एक्सप्रेसिव कितने हो ये देखने के लिए, और आप सिचुएशंस को हैंडल करने में कितने ज्यादा यूज टू हो ये देखने के लिए। इसके अलावा कोई और इंटरव्यू का मतलब नहीं है। ये 3 एग्जामिनेशन हैं, 3 लेवल हैं ये। देखो, इन तीनों लेवल पर सब आपको सक्सेस लेने के लिए सबसे पहली जो स्टेज है वो ये है कि आप अपने सिलेबस को कवर अप करिए। जो भी आपका सिलेबस है किसी भी एग्जामिनेशन का, दैट मस्ट बी कवर्ड फर्स्टली। और ये कवरिंग भी क्या है, इसमें मैं कुछ आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैंने इसे यूज किया था और मुझे उसको बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत उससे बेनिफिट मिला था। देखो, कभी भी किताब एक बार में पढ़ के नहीं समझी जा सकती। फर्स्ट टाइम में अगर आप बेस्ट तरीके से पढ़ रहे हो तो केवल 20% आप उस बुक की रीडिंग से ले पाते हो, केवल 20% रिटेन कर पाओगे, बाकी आपका पास नहीं रहेगा, 80% चला जाएगा। इसलिए कम से कम आपको अपने सिलेबस को, जो भी है आपका, जो भी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने इकट्ठा किया है, वो कम से कम 5 बार कवर अप होना चाहिए, 5 टाइम्स। ये समझने की जरूरत है। फर्स्ट टाइम में 20%, सेकेंड टाइम की रीडिंग में 30 to 35% आ पाता है, साफ होता चला जाता है पीछे से। थर्ड टाइम की रीडिंग लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइम की रीडिंग में सबसे ज्यादा गेन कर पाते हो आप। जब एक किताब को आप तीसरी बार पढ़ोगे तब सबसे ज्यादा गेन आपको वहां से देखने को मिलेगा। यहां 60% तक आप पहुंच जाते हो। फोर्थ रीडिंग में 80% और फिफ्थ रीडिंग में 85 to 90%। इससे ज्यादा आप कभी नहीं जा पाओगे, लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप कोशिश ये करिए कि सिलेबस को आप कम से कम 4 या 5 बार आप कर लीजिए, पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए उसे। अब इसमें इसका एक रूल भी है। जैसे सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है, जब हम लोग पढ़ते हैं, आगे से पढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे से साफ होता चला जा रहा है, पता चला किताब खत्म हो गई, और जब हम ये सोचने के लिए बैठे कि इसमें क्या पढ़ा, तो कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें क्या पढ़ा। वैसा ही था जैसा पहले थे। 1 महीना और लग गया, वो भी वेस्ट हो गया। देखो, एक मैंने रूल बनाया। मैंने ये रूल बनाया दिन और रात के हिसाब से। दिन में काम करते हैं, रात में हम लोग सो जाते हैं। जब हम लोग सोते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे जहन में से चली जाती हैं, और वो इसलिए क्योंकि एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये हमारे फिजिकल बॉडी के प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप सोएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से चली जाएंगी। इसलिए सबसे पहले आप 8 आवर्स पे पहला रिवीजन आपका होना चाहिए। 8 घंटे में सबसे पहला रिवीजन आपको लगाना है। जो आपने पढ़ा है सबसे पहला रिवीजन विद इन 8 आवर्स आप कर दीजिए। दूसरा रिवीजन 24 आवर्स।
तीसरा रिवीजन 72 आवर्स, ये रिवीजन मस्ट है आपको। देखो रिवीजन इसलिए मस्ट है क्योंकि अगर आप पढ़ते चले गए ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपका वो टाइम भी वेस्ट होगा। कुछ लोग बड़े जल्दी जल्दी में होते हैं, उन लोगों को अपने गोल अचीव करने के लिए बड़ी जल्दी होती है, उनको लगता है कि नहीं मैं तो जज एक ही साल में बन जाऊं, ये 6 महीने में बन जाऊं। ये बड़ा अनरियलिस्टिक है। कोई ये कहता है कि मैं तो आईएएस ऑफिसर एक साल में बन जाऊं, मच अनरियलिस्टिक बात, हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? जब आपने बचपन में चीजें सीखी तो आपको 50 बार सिखाया गया, जब आके तो आ आया था कहना। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतनी अच्छी चीजों को, इतनी बड़े लेवल पर नॉलेज को आप अचानक एकदम से गेन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, बार बार करना पड़ेगा। देखो कृष्ण ने भी कहा है ये भगवत गीता में कि केवल एक ही चीज है जो किसी व्यक्ति को पारंगत कर सकती है, और वो है प्रैक्टिस, अभ्यास, बार बार अभ्यास। रिवीजन वही अभ्यास है। ये मैंने इसे क्या किया, इस बात को समझ के इसे अपने मतलब ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने इसे ढाला। 8 घंटे बाद हम लोग सो गए, तो फर्स्ट रिवीजन सोने के तुरंत बाद जैसे ही हम उठे, फर्स्ट रिवीजन वो हो जाना चाहिए विद इन 8 आवर्स। हम लोगों ने पढ़ा सुबह, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने पढ़ी, तो एक बार शाम को सोने से पहले जरूर उसका एक बार देख लीजिए क्या था। दूसरा 24 आवर्स। तीसरा 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स। चौथा रिवीजन 1 वीक। इसलिए कभी भी सैटरडे को नहीं पढ़ना चाहिए नया। सैटरडे और संडे ये 2 दिन आप केवल पुराना पढ़िए, जो भी 5 दिन में पढ़ा उसे रिवाइज करिए। और उसके बाद लास्ट रिवीजन 1 मंथ। 1 मंथ में मैंने हमेशा ये किया कि 29 और 30 तारीख मैं कभी नया नहीं पढ़ता था। कोशिश ये करता था कि कोई बुक मैंने निश्चित कर ली कि मुझे महीने में खत्म करनी है, तो मैं उसे 28 तारीख तक निपटा लिया करता था। और 29 और 30 में अपने उसी पूरी बुक का रिवीजन उसी फ्लो में कर लेता था जिस फ्लो में मैंने ये की है, जो मैं अभी आपको बताया। और सच बताऊं तो लक्ष्मीकांत एक आपको मोटी सी बुक लगती है, मैंने वो मोर देन 80 टाइम्स पढ़ी है। मोर देन 80 टाइम्स। मुझे ये भी याद था उसमें कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। रिवीजन इज द की, क्योंकि आप रिवीजन से ही अटेन कर सकते हो। एक बात, दूसरी चीज मैं इसमें फिर आपको कहूं, ये सेकंड स्टेज है, आपकी रिवीजन हो गया। अब आप अपने नोट्स जरूर इसमें कुछ बनाइए जिनको हम लोग बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। जैसे लॉ वालों के लिए बुलेट पॉइंट्स क्या होगा? सेक्शन क्या कहता है, पनिशमेंट क्या है, उसके बारे में कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट बातें, एक एक दो दो पॉइंट्स में, और उसके बाद उससे संबंधित कोई केस लॉ। ये 4-5 बातों के अलावा छठी बात की आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। सेक्शन इससे रिलेटेड है, क्या कहता है, पनिशमेंट क्या है, पेनल्टी क्या है, सजा क्या है, मतलब जो भी प्रोसीजर क्या है, वही एक एक लाइन में, जस्ट और कुछ नहीं करना, जस्ट एक एक लाइन में। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में उसका कोई केस लो जो भी हो कोई नया, या जो भी आपको दो चार इंपॉर्टेंट उसमें लगते हो, जो भी प्रोमिनेंट हो, जिनको ये देखे कि हाँ ये जरूरी है, इसमें यही है, ये इसमें पिनेंकल केस लॉ है, आप उसको जस्ट लिख लीजिए। बुलेट पॉइंट। एग्जीक्यूटिव वालों के लिए क्या है? एग्जीक्यूटिव वाले जब किसी टॉपिक को तैयार करें तो सबसे पहले उसके बारे में लिखें, क्या है, क्यों है, कैसे है, परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ उसका, और इफेक्ट, प्रभाव क्या हुआ उसका। दैट्स इट। अपने पास से ये 4-5 चीजें लिखिए, ये बुलेट पॉइंट हुए आपके। अब तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई है, नॉलेज आपने पूरी अचीव कर ली है जितनी आपको जरूरत थी।
अब आपको इसको टेस्ट करना है, क्योंकि मैंने जो सीखा उसे अब मुझे इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ेगी खुद को। अब एक तीसरा स्टेज शुरू होता है। उसमें आप क्या करना है आपको, जैसे प्रीलिम्स के लेवल पर एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस होती है, आप उसको प्रैक्टिस को करिए। देखो, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, और ये लेवल आपका 5,000 से ऊपर जाएगा, 5,000 एमसीक्यू से ऊपर चला जाएगा, तो मैं आपको यकीन बता के बोल रहा हूं कि गलत आंसर का आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन गलत है, चाहे आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं। आपका इंटेलेक्ट इतना आसानी से काम करना शुरू कर देता है उसी दिशा में। सही आंसर को देखते देखते और गलत आंसरों को देखते देखते आपको ऐसी आदत पड़ जाती है कि गलत आंसर को आप तुरंत अलग कर लेते हो। लेकिन ये आता कब है, जब आप एमसीक्यूज 5-6 हजार सॉल्व कर लो। तो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पर आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, और इसी के साथ रिवीजन भी करना है थ्रू एमसीक्यू। एक चैप्टर है, उसमें से 10 एमसीक्यू हैं। चैप्टर पढ़ा, रिवीजन किया आपने, नोट्स अपने जो भी थे वो पढ़े, जो भी आपका सोर्स है, और फिर वो सारे एमसीक्यू लगाए। ऐसे ही आपको आगे करते चला जाना है। प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे पहले सॉल्व करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको ये बताएगा कि एग्जाम में कहां तक आना है, कितना डेप्थ में आएगा। सिलेबस आपको ये बताता है कि कहां से आएगा, प्रीवियस ईयर आपको ये बताएगा कि कितना आएगा। दोनों को आपको पढ़ के जरूर टेबल बनानी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये प्रीलिम्स की तैयारी है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आपका कभी प्रीलिम मेरी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। अगर एक सीट भी है ना तो आपका होगा आसानी से। इसके ऊपर और भी बात करेंगे। अब आपको इसी के साथ आंसर राइटिंग भी शुरू कर देनी, क्योंकि मेन है आंसर राइटिंग इसके लिए। रोज आप कोशिश करिए कि 2 से 3 आंसर जरूर लिखें, अलग अलग विषय के ऊपर। कुल मिला के 2 से 3 आंसर आप जरूर लिखते चलें, ये मस्त है। इसके बाद एक और इसमें एक चीज ऐड करूंगा। देखो, हम लोगों की एक बड़ी छोटी सी मिस्टेक हम लोग कर देते हैं अपनी तैयारी में। वो क्या करते हैं, जैसे जुडिशरी वाले, पीसीएस जे वाले या एचजीएस वाले, क्योंकि आज एचजीएस वाले भी क्लास में हैं, एचजीएस वाले केवल अपने एग्जाम को देखेंगे, एचजीएस को देखते हैं, वो पीसीएस जे को नहीं देखते हैं। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम से जुड़े हुए बाकी एग्जाम्स पर भी आप नजर रखिए। अगर आपको एचजेएस का पेपर इस साल देना है, तो आप इस साल के पीसीएस जे के जो एग्जाम हुए हैं और उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं किस किस लेवल पर, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। रीजन उसका क्या है, देखो एग्जामिनर सब कनेक्टेड होते हैं, सब जुड़े हुए होते हैं। स्पेसिफिक एग्जामिनर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पीसीएस जे का जो पेपर बनाएगा, एचजीएस के पेपर भी लगभग वैसे ही लोग बनाते हैं, और सब लोगों का माइंडसेट एक ही जैसा होता है। पेपर सेटर्स का माइंडसेट, जो लोग भी एग्जामिनर होते हैं, वो एक जैसा होता है। इसलिए इस बात की बड़ी संभावना होती है कि पेपर का ट्रेंड रिपीट होता है। एग्जीक्यूटिव वाले भी क्या करें, सेम चीज। अगर आपको यूपी पीसीएस देना है, तो आप यूपीएससी को ध्यान में रखिए, यूपीएससी को ही फॉलो करेगी यूपी पीसीएस। जैसे इस बार यूपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, मैं गारंटी से कह सकता हूं यूपी पीसीएस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या इस बार ज्यादा रहेगी, करंट अफेयर्स कम आएगी। जैसे, और पीसीएस जे वालों को क्या करना चाहिए, पीसीएस जे वाले क्या करें, एग्जीक्यूटिव, सॉरी, एचजीएस वालों के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, या जैसे भी आए हैं किसी अलग अलग स्टेट के, एक बार उन पे भी नजर रखें। इसके अलावा पीसीएस जे वाले क्या करें, एग्जीक्यूटिव के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के जो पेपर हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में आपके आसपास, उन पर भी नजर रखें। तो केवल आपको अपने लीनियर लेवल पर ही नजर एग्जाम्स के ऊपर नहीं रखनी, बल्कि साइड्स में भी देखना है कि कहाँ क्या आ रहा है। जैसे एचएस वाले भी क्या करें, कम से कम कुछ और ही ना करें, तो एग्जीक्यूटिव के कुछ पेपर्स को पढ़ लेंगे, क्या सवाल आया है, देखा क्या है, जस्ट देख लो, सवाल देख लो क्या आया है।
इससे आपको एक ओवरऑल एग्जामिनेशंस के ट्रेंड के बारे में अंदाजा हो जाएगा, और फिर आपको अपने एग्जाम के बारे में निर्णय करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि एक ब्रॉड व्यू बन गया है अब आपका। तो आपको एक ये करना है, यहां आपकी तैयारी पूरी होती है, लेकिन यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है, और वो ये है, देखो आपने मेहनत की है, आपको ये सब करने में बड़े आराम से 1.5-2 साल का समय लगना है। जब आप इतने लंबे समय तक मेहनत करते हो ना, इतने लंबे समय तक तो छोड़ो, अगर आप किसी चीज में थोड़े से लेवल पर ही इन्वॉल्वमेंट आपका हो जाता है, तो फिर आप उससे अटैच होते हो जाते हो बहुत ज्यादा। जब आप किसी चीज से अटैच होते हो, तो फिर उससे आपका ना एक तरीके का प्रेशर बनता है आपके ऊपर, कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हमेशा याद रखिए, आपका जो पायस रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ईश्वर ने आपको दी है, वो केवल और केवल कर्म करना है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है, ना कभी होगा। तो फिर उसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। हो जाता है अटैचमेंट, मैं मानता हूं ये। जब मैं करता हूं कोई काम, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे रिवॉर्ड इसके बदले में क्या मिलेगा। ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपको इसी से आगे जाना है, क्योंकि रास्ता आपका इसी से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे लोगों से अलग हो। अगर आपको दूसरे लोगों से हटके कुछ करना है, सेलेक्टिव लोगों में जाना है, तो आपको फिर अपनी अप्रोच को भी चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर हार्ड वर्क। आप कोई भी काम करो, उससे अपने आप को डिटैच करो। इससे क्या होगा? देखो, डिटैचमेंट से क्या हो, जैसे आपने मेहनत की, दैट्स इट। ईश्वर को धन्यवाद करो कि भाई ठीक है, आपने इतनी मुझे शक्ति दी, मैंने ये काम किया, अब बाद में अब आपकी जिम्मेदारी है, जो करना है आप देखिए। इससे आपको एक पीस होगी, खोने का डर नहीं होगा। परेशानी कब होती है हमारे दिमाग में? जब हमें किसी चीज को खोने का डर हो। जब जाने का डर होता है ना हाथ से, तब बेचैनी होती है। आप जब तैयारी करते हो, तो आप ये सोचने लगते हो कि नहीं, अब तो ये हो जाएगा मेरा, ये मुझे मिल जाएगा ही। और फिर आपको जब खोने की बारी आती है ना, दिमाग में उस खोने का विचार ही आपको परेशान कर देता है। और ये पीस आपकी जो है उसे समाप्त करता है, और जब पीस समाप्त होती है ना, तो फिर आपकी काम करने की क्षमता ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। ड्रास्टिकली रिड्यूस। ना तो आप चीजें रिटेन कर पाते, ना चीजें रिकॉल कर पाते, और ना ही परफॉर्म कर पाते। एग्जाम में यही होता है कि हम लोग आधी शक्ति से लड़ते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर है, और वो खोने का प्रेशर, फेल होने का प्रेशर, वो हमें हमारी क्षमताओं को कई गुना गिरा देता है नीचे। इसलिए अगर हम, एक बच्चा, एक एक व्यक्ति देता है घर में बैठ के एग्जाम, और एक देता है एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम, आप देखना जो बच्चा घर में बैठ के एग्जाम दे रहा है, वो कई गुना ज्यादा अच्छा करेगा उस बच्चे से। क्यों? क्योंकि उसका जो माहौल है वो इतना ज्यादा शांत है, वो यूज टू है उस बच्चे के, और वो एक प्रेशर में है। आपको इसी चीज के यूज टू बनना है। जस्ट परफॉर्म योर सेल्फ, और इसके अलावा बाकी चीजें सब ईश्वर के ऊपर छोड़नी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो भी होगा बेस्ट होगा। ठीक है? अच्छा, आप ये भी मत मानिए कि आप सफल हो जाएंगे। हमारी ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जैसे ही चीज को शुरू करते हैं, वैसे ही हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हम तो बन गए, या हम तो सफल हो गए। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जैसे ही हार्ड वर्क शुरू किया, हम टेंड कर गए सक्सेस की तरफ, सक्सेस की तरफ झुक गए, और सक्सेस मिलेगी नहीं, ये इल्यूजन है। क्योंकि सक्सेस में तो अभी बहुत अंतर है, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा। तो जैसे ही हल्की सी परेशानी कोई खड़ी हुई, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। सुबह आपको एग्जाम देने जाना है, और आप अपना एडमिट कार्ड रख के भूल गए, सुबह मिल नहीं रहा है, या पेन ही भूल गए, आप देखो कितनी बेचैनी हो जाएगी।
मतलब इसका ये हुआ कि जैसे ही आपको जरा सा आभास ये हुआ कि भाई अब तो तेरी मेहनत पे पानी फिरने वाला है, आप तुरंत इतने बेचैन हो जाओगे और आपकी काम करने की क्षमता ड्रास्टिकली रिड्यूस। इन सब से बचना और एक ही तरीका है, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर वर्क। आपने काम किया, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से किया, बहुत अच्छा। अब फल के बारे में बिल्कुल मत सोचो, जो ईश्वर करेगा बहुत अच्छा करेगा, जस्ट इतना ही सोचना है। ये आपका एग्जामिनेशन के प्रेशर को हैंडल करने की मैं आपको कुछ मैंने ट्रिक्स बताई हैं। क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले पॉजिटिव सोचना है एग्जाम में जाने से पहले, घबराना बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी मेहनत पर यकीन करिए, शांत रहिए। इसमें एक और चीज है, मैंने ये अमूमन देखा है कि हम लोग एग्जामिनेशन जब होती है ना, बहुत लोगों से बात करते हैं। इससे दोस्त से बात करिए, तू क्या पढ़ रहा है, उससे बात करिए, तूने क्या पढ़ लिया, इसने क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर स्टडी, बी कॉन्फिडेंट। नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। एक्सप्लोरिंग करते रहते हैं इंटरनेट पर कि ये क्या आया, इसमें पेपर में क्या आया, ऐसा कैसे होगा, वैसा क्या होगा, ये वाइकिपीडिया, ये वो पीडिया। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, बिल्कुल काम। दूसरी चीज, जितने भी नेगेटिव पीपल हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, भाई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ है तो होगा ही, इसमें कोई सी नई बात है। और लोग हैं भी प्रॉब्लम देने के लिए, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी देंगे, ये भी फैक्ट है। इसको भी आप मानिए, क्योंकि लोगों का काम है ये। जो जिसके पास होगा वो वही देगा। लोगों के पास प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो आपको भी प्रॉब्लम्स देंगे। आप कैसे उनसे ये उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको नहीं देंगे? लेकिन इस पर्टिकुलर समय में जब आपको अपना 100% देना है, तब आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप उन सेंटिमेंट से खुद को दूर कर पाए, उन लोगों से खुद को दूर कर पाए, उतना कर लीजिए। बहुत जरूरी है। कामनेस आपकी बनी रहेगी, शांति आप में बनी रहेगी। दूसरा आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले आप लाइट कुछ लेना शुरू करिए खाने में। अच्छी नींद होनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे। मैंने देखा लोग रात रात भर पढ़ते रहते हैं, मैं ये नहीं कहता वो गलत करते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो उनको एग्जॉस्ट करेगा। सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिमाग उससे शांत रहता है। ये उतने लेवल पर ही काम कर सकता है और अच्छे जाके, अगर ये शांत है और इसमें क्षमता है तो। अगर आप सोए नहीं हो तो इसकी क्षमता में कमी आएगी, ये काम नहीं करेगा, चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर इसको वापस रिकॉल की पावर देनी है तो आपको इसको शांत करना पड़ेगा। इसे तनाव नहीं देना है, इसे घबराहट नहीं देनी है। पता चला एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, ऊंघाई आ रही है, नींद आ रही है, होगा नहीं, काम गड़बड़ होगा। ये आपको कुछ ऐसे काम है जो आपको करने हैं, एक चीज। दूसरा, एग्जाम से देखो, 100 डेज की एक स्टडी होती है, मतलब 100 डेज का एक स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम की। प्रीलिम्स से पहले 100 दिन, और 100 दिन से अगर ज्यादा है आपके पास तो केवल मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की नहीं। जब प्रीलिम्स आ जाए तो 100 डेज पहले केवल प्रीलिम्स को फोकस करना चाहिए। इसमें भी क्या करना चाहिए, जैसे जैसे मैं करता था, तो जीएस के 6 सब्जेक्ट होते थे, मैं एक सब्जेक्ट को 15 दिन देता था और 15 दिन में उसे 3 बार रिवाइज कर लेता था। आसानी से हो जाता है। आप भी कुछ ऐसा फॉर्मूला अपने लिए बनाइए अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कि वो इन 100 डेज में, मतलब 90 डेज में, 100 डेज में 10 डेज तो आप छोड़ दीजिए, 90 डेज में आपका पूरा सिलेबस 3 बार रिवाइज हो जाए। 3 रिवीजन मस्ट है। बाकी के जो आपके पास 10 डेज बचते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना। शांति से अपने आप को रिलैक्स करना है। 10 दिन पहले एग्जाम से रिवीजन, देखो इसको सीआरआर कहता हूं मैं तो। सीआरआर इसलिए कि करंट अफेयर्स को पढ़ना है उन 10 दिन में। करंट अफेयर्स को उससे पहले नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। 10 दिन मोर देन सफिशिएंट होते हैं करंट अफेयर्स के लिए मेरे हिसाब से। बाकियों के हो सकता है कि ज्यादा जरूरत पड़े, लेकिन मैं
एक साल का करंट अफेयर्स का रिवीजन मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते थे। तो एक तो ये कि करंट अफेयर्स, क्योंकि उसमें आपको याद नहीं करना, करंट अफेयर्स को कभी याद नहीं किया जाता, बस जस्ट 2-3 बार उसे पढ़ लीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको स्ट्राइक करेगा, अरे ये था, ये पढ़ा था, ये था, तुरंत। इसलिए बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द पॉइंट। तो करंट अफेयर्स 10 दिन पहले करंट अफेयर्स, जस्ट रिवीजन और रिलैक्स। कोई एमसीक्यू नहीं लगाना और कुछ नहीं करना, केवल ये 3 काम आपको करना। रिवीजन करना है आपको 10 दिन का, 10 दिन में। और कोशिश ये करिए कि फिर से 1 से 2 बार रिवीजन आपका हो जाए इन 10 दिनों में, पूरा जो आपने पढ़ा है। तो एग्जाम से पहले आपका 4 से 5 बार इन 100 डेज में सिलेबस रिवाइज हो गया। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा अब कुछ होगा भी नहीं। दैट इज द लिमिट। एग्जाम से पहले खूब सोइए। जरूरत है सोने की, नींद आती नहीं है लेकिन सोइए अगर सो सकते हैं तो। पर नींद आ भी जाएगी, अगर आपकी तैयारी ठीक है तो नींद आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं आएगी मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर होता ही है, पर फिर भी कोशिश करिए उसे मिटिगेट करने की। क्या नहीं करना है, एग्जाम से पहले टॉपिक्स के बारे में, एग्जाम के बारे में फालतू चर्चाएं नहीं करनी। दूसरा, एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करने हैं एग्जाम से पहले। एमसीक्यूज सॉल्व करने का जो समय होता है ना, वो होता है एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले का। एग्जाम के समय पे नहीं होता है। अगर एग्जाम के समय पे आप कुछ कर रहे हो विद इन, वो भी 3 मंथ्स में, तो आप केवल प्रीवियस ईयर को पढ़ लीजिए, वो भी सॉल्यूशन उनके आंसर सहित, और कुछ नहीं करना है। एमसीक्यू बिल्कुल मत लगाना। कारण क्या होगा, किसी वजह से, और ये होता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, किसी वजह से आपके एमसीक्यू गलत हो गए, तो आप ना डिप्रेशन में चले जाओगे तुरंत से। इतना प्रेशर ले लोगे अपने ऊपर कि अरे मैं तो क्या करूंगा, मतलब मैं तो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू ही सॉल्व नहीं हो रहे हो हैं, और तैयारी इतनी सब कर ली है। एक तरीके का दबाव बनेगा एग्जाम के टाइम पे, किसी तरीके का दबाव बहुत नकारात्मक होता है। और देखो, वो एमसीक्यू आपका सिलेक्शन तय नहीं करने वाले, आप बिना मतलब का दबाव ले लेते हैं। क्या वो यूपीएससी दे रही है, कोई पीसीएस जे, हाई कोर्ट ने क्या वो एमसीक्यू आपके लिए भेजे हैं? अरे नहीं, किसी ने बनाए होंगे, किसी एजुकेटर ने। तो क्या वो एजुकेटर आपका सिलेक्शन रिजेक्शन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर वो कौन होता है आपको इवेल्युएट करने वाला? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू तो केवल आप खुद अपने इवेल्युएशन के लिए करते हैं। तो ये इवेल्युएशन 2 से 3 महीने पहले एग्जाम से होना चाहिए, इसके बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एमसीक्यू आपको नहीं लगाना है। एक क्या करना है, देखो आपको अपनी नर्व को ना शांत रखना है। इसका सबसे आसान तरीका होता है नर्व को शांत रखने का, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, आउटकम के बारे में सोचेंगे, तनाव में आ जाएंगे। फैक्ट है। पढ़ेंगे, तनाव में नहीं आएंगे। पढ़ने के अलावा कुछ और करेंगे तो तनाव में आएंगे एग्जाम से पहले। तो इसलिए केवल रिवीजन की तरफ फोकस रखना है। रिजल्ट के बारे में, आउटकम के बारे में, किसी और चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और क्यों ही सोचना है, रिजल्ट आपके हाथ में ही नहीं है। और फिर ऐसा भी तो है कि जो स्थिति आपकी है वो सबकी होगी। आप प्रेशर में, सभी प्रेशर में होंगे। आपके सवाल गलत हो रहे हैं, सभी के गलत होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बस करना क्या है कि दूसरे लोग ज्यादा परेशान होकर ज्यादा गलत करेंगे, आपको कम परेशान होकर कम गलत करना है। तो जस्ट हैंडल योर नर्व, जस्ट कीप इट क्वाइट, जस्ट कीप इट मोर स्टेबल। इससे होगा ये कि आपकी क्षमता उतनी ही तैयारी में दूसरों से थोड़ी ज्यादा होगी, और ऐसे में आप दूसरों से थोड़ा ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसलिए ना तो रिजल्ट के बारे में सोचना, ना आउटकम के बारे में सोचना। एग्जाम के बारे में भी कोई चिंता नहीं करनी है। कैसे जाएंगे, क्या होगा, सीट कहाँ मिलेगी, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं करना है। और गलती से भी अपनी फेलियर के बारे में तो कभी मत सोचना। अपने पुराने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग पुराने अपने फेलियर्स को रिकॉल करने लगते हैं। ये भी बहुत खराब होता है। जैसे ही हमारे ऊपर प्रेशर आया, हम पुराने फेलियर्स हमारी आंखों के सामने आने लगते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी क्यों हो,
पुराने फेलियर्स पुरानी परिस्थितियों में थे, अब परिस्थितियां वैसी नहीं है, ना ही हम वैसे हैं, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि हम फिर से फेल होंगे। और मान लो अगर 10 बार हमने कोशिश की और 10 बार में 9 बार फेल हुए, या 10 ही बार फेल हुए, मैं तो ये कहता हूं, तो कम से कम ये तो पता चल गया ना कि 10 10 तरीके से, या जो हमने 10 तरीके अपनाए, इन 10 तरीकों से ये गोल अचीव नहीं हो सकता है, कोई 11वां ट्राई करना पड़ेगा। दैट इज योर अचीवमेंट। इसलिए फेलियर के बारे में, रिजल्ट के बारे में, आउटकम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मैंने कभी कभी ये देखा कि एग्जाम में लोग ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, बिल्कुल नया कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल पुराना ही जो आपने अभी पढ़ा है, केवल उसी के ऊपर फोकस करना है। अब मैं आपके जस्ट 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए इस बारे में, क्योंकि मेरे पास तो फेलियर्स ही है लाइफ के, और फेलियर से मैंने सीखा भी है। मेरे साथ ये थोड़ी ठीक बात है कि मैंने इन्हीं फेलियर से सीख के इन चीजों को समझा है कि कहाँ पे हम लोग गलती कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आ सकती है, और मैं इसीलिए आपको आज ये कह भी रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने भी की गलती, मेरे साथ हुई है ये। पेपर स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप प्रिलिमिनरी के बारे में, मेंस के बारे में नहीं, क्योंकि अभी आपका प्रिलिमिनरी है, जब मेंस आएगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, वो भी बहुत आपको मदद करेगा। देखो, सबसे पहला टास्क होता है प्रिलिमिनरी के बारे में, आप अपनी एंट्रीज को बिल्कुल सही सही फिल करें। भले ही 5 मिनट आपको लग जाए, 5 मिनट आपका वेस्ट हो जाए आपके पेपर टाइम में से, कोई बात नहीं। एंट्रीज को बिल्कुल सही फिल करना, समझ में नहीं आती तो पूछ लेना एग्जामिनर से, जो भी वहां आपके हॉल में है। लेकिन फर्स्ट एंट्री, ये पहला टास्क है। जब ये टास्क हो गया और आपके पास पेपर आ गया, आपने उसे करना शुरू किया। देखो, पेपर को कभी भी एक बार में पूरा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप उसे सेक्शन में यानी पार्ट्स में डिवाइड करके करोगे, जैसे फर्स्ट लेवल पर आपको उन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए पूरे पेपर में से जो आपको आते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, बिल्कुल तनाव मत रखिए। इसलिए मत रखिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे भी नहीं आएगा, या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बाहर हो गए। 5 क्वेश्चन आपको पहले नहीं आते हैं पेपर में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको नहीं आता है, और ना ही इसका मतलब ये हुआ कि आप फेल हो गए। बाकियों को भी नहीं आते होंगे 5, ये भी जरूरी नहीं है कि बाकियों को पांचों आते हो, ये भी जरूरी नहीं है कि बाकियों को इसमें से जो आपको नहीं आता उनको आता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपनी नर्व को वहां पर होल्ड करके रखिए। पहले स्टेप में आप उन सारे क्वेश्चंस को कर डालिए जो क्वेश्चन आपके, जिन आंसर आपके शॉर्ट शॉर्ट आते ही हैं आपको। ऐसा बिल्कुल कोई क्वेश्चन मत छेड़िए जिसके आंसर को लेकर आप शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, उनको पहली बार में कर लीजिए जो आते हैं। मेरा ये मानना है, ये एक मेरी कैलकुलेशन है, अगर आपकी तैयारी अच्छी रहती है, मतलब जैसा जैसा मैंने बताया, आप ऐसे लेवल पर तैयारी करते हैं, तो पहली बार में, और पेपर मॉडरेट आया है, पेपर बहुत टफ नहीं आया है, पेपर बहुत आसान नहीं आया है, मॉडरेट है, तो पहले बार में 55 से 60 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे 100 में से, पक्की बात है ये। कुछ लोगों के इसमें 5 कम, और कुछ लोगों के इसमें 5 ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 55 to 60% पेपर आपका आ जाता है, मॉडरेट पेपर अगर है तो। और अगर टफ है तो 40 45 50 तक आप कर लीजिए उसे, इतने ही बन पाएंगे। अब देखो, यहां पर मेरिट नहीं लगनी है। 55 से 60 जो क्वेश्चन है, ये ज्यादातर लोग कर चुके होंगे जो सीरियस होंगे, इसलिए यहां मेरिट नहीं लगनी, मेरिट इससे आगे लगेगी।
अब जो बाकी के 35-40 क्वेश्चन बचे हैं या 45 के आसपास जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आपको अच्छे से हैंडल करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपको आते नहीं हैं, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आप चार ऑप्शंस में से दो को या एक को बाहर कर पाते हो। देखो कभी भी सही आंसर नहीं ढूंढना चाहिए, हमेशा ऑप्शन में से जो चार ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो ये फिक्स करने की कोशिश करिए कि इसमें से क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, आंसर क्या होगा ये मत ढूंढिए, क्या नहीं होगा ये ढूंढ लीजिए। क्योंकि आप इससे ज्यादा आसानी से क्या होगा उस पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शंस आपने देखे, एक ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तीन क्वेश्चन ऑप्शंस को लेके आपको प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दो ऑप्शन को लेके आपको प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चंस को आप सारे को हैंडल करिए। इसमें प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि मान लो दो ऑप्शन ऐसे हैं कि दो या तो सही हैं और दो आपके गलत हैं, मतलब दो आपने क्लियर कर दिए लेकिन दो में आपको डाउट है। मान लो ऐसे क्वेश्चन 20 से 25 हैं, पेपर में होते ही हैं अमूमन इतने ऐसे क्वेश्चन। ज्यादातर आपको क्वेश्चन की संख्या ऐसी ही मिलेगी, इसमें आपके आधे ठीक हो जाएंगे गणित के फॉर्मूला के हिसाब से भी। लगभग आधे ठीक हो जाते हैं। मान लो 25 में से आपके आधे ठीक हो गए तो 13 और 12 का रेशो आया। मान लो मैं तो ये कहता हूं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 13 में से 4 घटा दो, 9 क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली आप फायदे में चले गए। यहां तक आपको पूरा सॉल्व करना है पेपर, ये सेकंड अटेम्प्ट में है। थर्ड अटेम्प्ट में क्वेश्चन हो गए आपके 80 to 85 सॉल्व, और आपका इसमें स्कोर बन रहा है लगभग 69 तक, मतलब 65 से लेके और 69 तक। अब आपको तीन चार क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, क्योंकि अमूमन जो मेरिट जाती है जनरल कैटेगरी के लिए वो 72% तक जाती है। आप 70 तो मान के ही चलिए कि इतना तो चाहिए ही होगा। 70 से 72% तक पर मेरिट आजकल जा रही है, तो 70 से 72 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है। अभी आपका 65 तक स्कोर, 65 से लेके और 69 तक स्कोर हो गया है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको और सही करने हैं। जितने बचे हैं बाकी में से देखो 10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। हमेशा जो ब्लाइंड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं आता होता, उन्हें 10 से ज्यादा सॉल्व नहीं करना चाहिए कभी भी। मतलब 10 से मतलब 10% से ज्यादा। 100 क्वेश्चन है, 10 सॉल्व करने हैं। 150 है, 15 करने हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है तो, नेगेटिव नहीं है फिर तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप सारे करिए। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो 10% से ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, ध्यान से सुनना। इनमें आपको एक ऑप्शन भी नहीं आता, ये बिल्कुल बाहर का है। इसकी जो की है सॉल्व करने की, वो इन 55-60 क्वेश्चन में छुपी हुई है जो आपने सबसे पहले लॉट में कर लिए। इसमें कैसे छुपी हुई है, देखो क्वेश्चन, आपकी जो बुकलेट सीरीज है ना, ये बुक, सॉरी, ओएमआर शीट, ओएमआर शीट पे 5-5 क्वेश्चंस के ब्लॉक बने हुए होते हैं। एक ब्लॉक में 5 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर होंगे, फिर अगले में 5 होंगे, फिर अगले में 5 होंगे। इनका एक सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। आपको ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पकड़ना है। ये कैसे पकड़ा जाएगा, 55-60 क्वेश्चन जब आपने सॉल्व करे हैं और आप उनमें शॉर्ट शॉर्ट हो कि हाँ ये वाला आंसर आता है, उसमें आप क्रोनोलॉजी को देखो। ज्यादातर क्वेश्चन में या तो आपको आंसर बी मिलेगा सही, सी मिलेगा सही, डी मिलेगा, ए मिलेगा। आपको उस ऑप्शन को पकड़ना है कि ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर ए है या बी है या सी है, और उस पैटर्न को भी पकड़ना है। जैसे होता क्या है कब अमूमन, मान लो एक ग्रुप शुरू हुआ 5 से, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बी, क्वेश्चन नंबर सी आंसर बी, 3, 4 आंसर बी।
अब तीन क्वेश्चंस के लगातार आंसर बी, दो क्वेश्चन के लगातार आंसर सी, तीन क्वेश्चन के लगातार आंसर ए है। अब एक क्रोनोलॉजी सेट हो गई। अब आप इसमें देखिए 10 में कि इससे पहले वाले का आंसर क्या था। मान लो एक क्वेश्चन है, उससे पहले वाले का आंसर सी था, वो आपको आता है कि इसका आंसर तो सी है, लेकिन उससे अगले वाले का आपको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, वो यही ब्लाइंड क्वेश्चन है, तो यकीन मानना उसका आंसर भी सी सही होगा। क्योंकि ऊपर की जो क्रोनोलॉजी सेट कर दी उन्होंने 55-60 क्वेश्चंस ने, और वो चार पांच जो आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं उस क्रोनोलॉजी में बिल्कुल फिक्स आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आपके जो सही क्वेश्चंस हैं उसमें क्रोनोलॉजी पकड़ लीजिए कि किस क्रोनोलॉजी से आंसर आ रहे हैं, क्या सेटिंग उसकी बन रही है, और उसको इन 10 क्वेश्चंस में अप्लाई कर दीजिए। मैंने जब भी ये किया, मेरे आधे सही हो गए, इसलिए मैं प्लस में ही रहा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आधे मेरे सही हो गए, एक दो मेरा क्वेश्चन दूसरों से ज्यादा ही सही हुआ। ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपको 2 से 3 नंबर, दो से तीन क्वेश्चन की आपको बढ़त दे देंगे दूसरों से ज्यादा, बड़े आराम से प्लस में लेके आ जाएंगे, यही मेरिट लग जानी है। इसलिए बड़े आराम से आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70% अगर आपने कर लिया पेपर, 70 to 72%, और पेपर मॉडरेट आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से कर पाओगे, कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं है इसमें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। देखो अभी एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने यूपीएससी का अभी एग्जाम दिया, पेपर देने से पहले वही हालत थी, यही सब चीजें मैंने उन्हें समझाई, और बाद में ये क्रोनोलॉजी भी समझाई। 68 सही है उसके। आज उसका मुझे मैसेज आया, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, और 1.5 साल हुआ है उसे मेंस एग्जामिनेशन लिखेगी इस बार का यूपीएससी का। इसलिए आप प्रॉपर चैनलाइज करिए अपनी 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 इंटेलेक्ट को। लेकिन एग्जाम से पहले डूज और डोंट्स हमेशा याद रखना। और दूसरा यह है कि एग्जाम होने के बाद कभी भी ना तो आप चर्चा करिए किसी से आपका कैसा एग्जाम हो गया, नहीं पेपर को देखिए आके कि ये सही ये गलत, जस्ट आंसर किया जाए मिला लीजिए, बस इसके अलावा कुछ मत करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छा कर सकते थे, और तो जस्ट आपको ये करना है कि जो मिस्टेक्स थी उन्हें एक बार एनालाइज कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर में, देखो आपको तो वो मिलती है ना पीछे लगी हुई उसके, जो आपकी ओमार शीट है उसके पीछे वो लगा हुआ मिलता है एक कार्बन कॉपी, तो जरूरत भी नहीं है उसमें मार्क करने की। लेकिन आप ये जरूर करना, चाहे मार्क करो चाहे ना करो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन गोले साथ साथ भरते चलना। ये बेवकूफी कोई नहीं नहीं करना कि मैं गोले बाद में भरूंगा या भरूंगी, पहले मार्क कर लेती हूँ, बाद में गोले भरने ही नहीं देगा कोई। इसलिए साथ ही साथ भरते चलो। आंसर देखा साथ भर लिया, आंसर देखा साथ भर लिया, और जब पहले लॉट में आप पेपर पूरा कर लो, तो फिर सारे क्वेश्चंस को एक बार गिन लेना कि पहली बार में आपने कितने ठीक कर दिए, मतलब कितने आंसर आपने कर दिए हैं, संख्या क्या है उतनी, और उनको एक जगह लिख भी लेना अपने बुकलेट पर ही, जो अपने आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर। जो ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड इतने में ही आप क्लिक कर दोगे, ये इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये कर लेना, ये आपको बहुत आगे इवेल्युएशन में मदद करेगा। ठीक है। कोई क्वेरी है किसी की इतनी इस चर्चा में तो आप पूछ लीजिए।
इन चर्चाओं को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे मेंस एग्जामिनेशन पे और कई चीजों पर, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। तो अब मैं इसको यहीं रोकूंगा अपनी बात को। और शांत रहना सीखिए, ज्यादा उम्मीद मत रखिए चीजों से। आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझने की कोशिश करें कि आप जाते ही और जज बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और वो प्रॉपर प्रोसेस है मेहनत। तो जस्ट अपने आप में यकीन रखिए, मेहनत में यकीन रखिए, रिजल्ट के ऊपर बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो दैट वुड बी डिजास्ट्रस टू यू, सफलता मिलेगी ही नहीं। इसलिए रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, जो मिलेगा बहुत बढ़िया उसको लेना, फेलियर मिले उसको भी अपनी झोली में लेना और उतनी ही ईमानदारी से लेना, सफलता मिले तो उसको भी उतनी ईमानदारी से अपनी झोली में लेना, क्योंकि ये दोनों ही ईश्वरीय हैं, दोनों ही गॉड गिफ्ट हैं आपके लिए। आपके हाथ में क्या था? मेहनत करनी थी, आपने की। सफलता देनी ईश्वर के हाथ में थी, आपको दी। असफलता देनी भी उसके हाथ में थी, उसने आपको दी। तो क्यों दोनों को रिजेक्ट करना है, या क्यों एक को रिजेक्ट करना है एक को एक्सेप्ट करना है? दोनों को एक्सेप्ट करना सीखिए। बी मोर ब्रेव, बी मोर ओपन फॉर द हेवनली थिंग्स। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ईश्वरीय ही तो है ये फेलियर्स भी, आपको सिखा के जाएंगी। तो सोचिए ही मत इन सब बारों में कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। कंडीशंस नहीं, कुछ नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपका गोल जब आपने निर्धारित कर लिया तो इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वो एक असफलता से पीछे हट जाएगा या किसी बात से पीछे हट जाएगा। मैंने तो ये देखा अमूमन कि छोटे छोटे बातों पे बच्चे छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे अपने गोल चेंज कर देते हैं। तो फिर इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं जिया है। देखो, अपने गोल को ना जिया जाता है, उसे अचीव करना तो बहुत बात की बात है। जब तक आप अपने गोल को, लक्ष्य को जियोगे नहीं अपने जीवन से, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें सफलता मिल जाती है आसानी से। मैं ये नहीं कहता कि क्यों मिल गई, कैसे मिल गई, लेकिन सफलता जिन लोगों को आसानी से मिल जाती है वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। जिन लोगों को सफलता बहुत मुश्किल से और घिस घिस के मिलती है, वो बहुत आगे जाते हैं। और कुछ लोग अगर भले ही उन्होंने मेहनत खूब की लेकिन फिर भी असफल हुए, पर ईमानदारी से मेहनत की, तो जीवन में वो भी बहुत आगे जाते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं। इसलिए आप सफलता असफलता के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, बस मेहनत करो। ठीक है। हाँ नादिश, आपकी कोई क्वेरी है? नो सर। ओके, चलिए ठीक है। हाँ सृष्टि बताइए। ऑनलाइन क्लास होगी। सर प्री के पहले मॉक टेस्ट कितने टाइम पहले लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। प्री के पहले तो कम से कम 1 महीने पहले आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, 20 दिन पहले तक तो। अगर 20 दिन पहले कुछ शुरू करना, 20 दिन तक सब बंद कर दीजिए। अगर 20 डेज पहले आपको कुछ करना है तो, आपका बहुत कुछ मन है तो केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर देख लीजिए एक बार। वो तो मस्त है, लेकिन वो भी सॉल्व, अनसॉल्व नहीं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मत लगाना। दोनों डिजास्टर हो सकता है उससे। आपके अगर गलत हुए सवाल तो डिजास्टर, और अगर ठीक हो गए सवाल तो भी डिजास्टर। क्लियर सृष्टि? ओके सर। हाँ अलीजा बताइए। सर मॉर्निंग क्लास होगी। कल मॉर्निंग, अब क्लास राजस्थान के एग्जाम के बाद हम लोग रखेंगे, क्योंकि अब कल ही का दिन है, बीच में